मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। एक नवजात शिशु के साथ जन्म लेती है एक माँ भी, तो वो माँ को भी हमें कुछ चीज़ें सिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। हम सबको मालूम है ब्रेस्ट फीडिंग जो रहता है, स्तनपान है और माँ का दूध है, वो बेबी के लिए अमृत रहता है। स्तनपान ये एक आर्ट है, ये एक कला है। पहले जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो स्तनपान सीखना माँ के लिए बहुत इजी हो जाता था, क्योंकि फैमिली में कोई ना कोई डिलीवर होता था और वो जब बेबीज़ को पिलाते थे उससे ही वो अपने खुद के बेबी को पिलाने के लिए सीख जाते थे। लेकिन अभी फैमिली छोटी हो गई है, न्यूक्लियर हो गई है। स्तनपान सिखाने के लिए उनके पास कोई बुजुर्ग रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते, तो स्तनपान के बारे में बताने के लिए, सिखाने के लिए अभी एक नई स्ट्रीम डेवलप हुई है, उसको बोलते हैं लैक्टेशनल कंसल्टेंट। आज स्तनपान के बारे में हमें बताने वाली है डॉक्टर गज़ल, जो सर्टिफाइड लैक्टेशनल कंसल्टेंट है। नमस्कार गज़ल। नमस्कार जी मैम, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आपने ये अवसर दिया आज के आपके न्यू पेशेंट्स को ये सारी जानकारी देने के लिए और ये महत्व समझाने के लिए कि स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है, ना केवल बच्चे के लिए बट माँ के लिए भी। आइए हम शुरू करते हैं। तो डॉक्टर गज़ाला, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि स्तनपान के लिए जब हम हमारे स्तन तैयार करते हैं तो उसकी शुरुआत कब करनी चाहिए? क्योंकि हमें तो मालूम है स्तनपान की शुरुआत हम प्रेगनेंसी के दौरान ही करते, लेकिन डॉक्टर गज़ल बताने वाली है वो हमें कैसे करनी है। इससे पहले हम जानेंगे कि हमारे शरीर में स्तनपान के लिए क्या क्या बदलाव प्रेगनेंसी में होते हैं। जी बिल्कुल। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहले तो सेकेंड मंथ में जब प्रेगनेंसी रहती है उसी समय पे हमें फील होता है कि हमारे स्तन बहुत ही ज़्यादा टेंडर हो गए हैं, पेनफुल हो गए हैं एंड प्लस थोड़ा भी टच अगर करते हैं या किसी का धक्का लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ये चेंज हमको सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फील होने लगता है। बेसिकली बहुत सारे पेशेंट्स और बहुत सारी मॉमीज़ वो पहला सिम्टम बताती है कि हमें बहुत ही दर्द होता है, हम हाथ भी नहीं लगा सकते। तो जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि यस, वो ब्रेस्ट पेनफुल हो जाते हैं, उसकी वजह भी वो भी बड़ा होना शुरू हो जाती है। यस, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस समय पे ऑटोमेटिकली आपको फील होता है कि स्वोलन फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लूइड भर रहा है, ऐसा फीलिंग आता है। धीरे धीरे ये फीलिंग कम होने लगता है और जब सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं यानी कि चौथे महीने के बाद स्तनों का साइज़ थोड़ा सा बढ़ने लगता है। इस समय पे आप जो प्रीवियसली आपकी जो इनर वेयर्स पहन रहे थे, ब्रास जो पहन रहे थे, ये आपको टाइट होने लगती है एंड आपको अनकंफर्टेबल लगने लगता है, ऐसे लगता है कि सारा क्लोथिंग लूज रहे। तो ये सारे जो चेंजेस है, ये जो अनकंफर्टेबलनेस है, ये आपका टिश्यू एक्सपांड होने की वजह से रहता है। बेसिकली प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो नाम के जो हार्मोन्स रहते हैं, वो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट यानी कि टिश्यू डेवलपमेंट का काम करते हैं। एंड और प्रोलैक्टिन, एक थर्ड हार्मोन जो है, ये ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन का काम करना शुरू करता है। सो टेक्निकली हमारे जो ब्रेस्ट है वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सेकेंड मंथ के दौरान ही शुरू हो जाते हैं एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी, स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इनका मिल्क प्रोडक्शन का काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शुरू हो जाता है। यस गज़ल, जैसे आपने बताया, वैसे पहले तिमाही में थोड़ी ब्रेस्ट सेंसिटिव हो जाती है, दर्द करती है, इसको हम मैस्टैल्जिया कहते हैं। लेकिन दूसरे तिमाही से उसका दर्द कम हो जाता है और साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हमें ब्रा का साइज चेंज करना पड़ेगा। जी,
जैसे ही ब्रेस्ट एक्सपांड होने लगते हैं और हमारे पुराने क्लोथ हमको टाइट फील होने लगते हैं, बहुत ही ज़रूरी है कि हमको ब्रा साइज़ सही से चूज़ करना चाहिए। बिकॉज एक्सपांडिंग टिश्यू के लिए यदि हमने बहुत ही टाइट वेयरिंग क्लोथ्स पहने तो वो टिश्यू ठीक से एक्सपांड नहीं होगा एंड इन टर्न हमको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट होने लगेगा। तो एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सही ब्रा कैसे चुना जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो कंफर्टेबल रहना चाहिए, बहुत अच्छे से फिटिंग उसकी रहनी चाहिए, अच्छा वेल सपोर्ट रहना चाहिए, जैसे कि आपके जो लोअर एरिया है ब्रेस्ट का वो अच्छे से सपोर्टिंग रहना चाहिए एंड बैक सपोर्ट भी अच्छे से देना चाहिए ब्रा ने। इसीलिए वाइड स्ट्रैप्ड ब्रा आपको पहनना चाहिए और वही चूज़ करना चाहिए। कॉटन ब्रास एक बहुत ही हेल्दी एरेशन मेंटेन करते हैं, इसीलिए कॉटन ब्रास बहुत हेल्पफुल रहते हैं। प्लस अगर आपको पहले से आदत है वायर्ड ब्रास पहनने की, आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि यदि वो कहीं पे आपको चुभ रही है, कहीं पे अनकंफर्टेबल कर रही है या कहीं पे फ्रिक्शन कर रही है, तो आपको वो ज़रूर चेंज करनी चाहिए। डॉक्टर गजल, जैसे पहले ही हमने बताया कि ब्रेस्ट लीक होना शुरू हो जाता है, वो ब्रेस्ट लीकेज मीन्स ब्रेस्ट से मिल्क आना शुरू हो जाता है, वो दूसरे तिमाही से होना शुरू हो जाता है और वो तीसरे तिमाही तक भी होता है। लेकिन कभी किसी को ये ब्रेस्ट लीकेज दिखाई देता है, मीन्स मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क का बाहर आना किसी मॉमीज में दिखाई देता है, लेकिन किसी में नहीं दिखाई देता। जिनमें नहीं दिखाई देता है उनको लगता है कि शायद मुझे आगे जाके ब्रेस्ट मिल्क कम होने वाला है, लेकिन जिनको दिखाई देता है उनको लगता है ये पहले से ही मिल्क आना शुरू हो गया तो मेरे बेबी को तो कुछ खतरा नहीं है ना, ऐसे उनको लगता है। उसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? जी, जैसे कि ब्रेस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा मिल्क आना शुरू हो सकता है, लेकिन मिल्क आना ही एक साइन नहीं है कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। आपका मिल्क आ रहा है बिकॉज आपका ब्रेस्ट टिश्यू प्रिपेयर हो चुका है बेबी को मिल्क फीड करने के लिए। ये जो मिल्क है ये नेचुरली उसको लीक होने दे सकते हैं, या आप चाहिए तो उसको थोड़ा सा स्क्वीज आउट करके डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई जजमेंट नहीं बनाना है कि आपको मिल्क आ रहा है तो ही ये सक्सेसफुल रहेगा, या पहले ही आ गया है तो ये ख़त्म हो जाएगा या बेबी को अवेलेबल नहीं होगा। इससे कुछ भी रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक नेचुरल तरीका है ब्रेस्ट को प्रिपेयर करने का। डॉक्टर गजल, हमने तो अभी देख लिया कि मिल्क अपनी ब्रेस्ट बड़ी हो जाती है, लेकिन जब हम मॉमीज़ को देखते हैं तो हमें पता चलता है, यूजुअली हम वो 7th मंथ में उनको एग्जामिन करते हैं उनकी ब्रेस्ट, और कभी पता चलता है कि ब्रेस्ट की निपल अच्छी तरह से बाहर रहती है, किसी की फ्लैट रहती है या किसी की इन्वर्टेड भी रहती है। तो ये जो इन्वर्टेड निपल रहती है, फ्लैट निपल रहती है, उनको हम एक्सरसाइज बताते हैं। जी, मुझे आपसे ये जानना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में 7 मंथ के बाद हम अपनी ब्रेस्ट का कैसे ख्याल रखें? थर्ड ट्राइमेस्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस समय पे एक्साइटमेंट बहुत रहती है, मदर को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट में जो चेंजेस सिग्निफिकेंटली नज़र आते हैं कि ब्रेस्ट का जो निपल एरिया है वो ज़्यादा डार्क होने लगता है एंड प्लस बहुत ही ड्राई या इचिंग फील होने लगता है, बहुत ही खुजली सा वहाँ पे महसूस होने लगता है। तो ऐसे समय में क्या करना है? जैसे कि मैम ने बताया कि एक्सरसाइजेज, ये सारी एग्जामिनेशन होती है निपल की 7th मंथ में। ऑब्वियसली आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से वो चेक करवाना है निपल, ताकि आपकी मेंटल प्रिपेयरनेस रहे। प्लस एक जेंटल मॉइस्चराइज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं निपल की नॉर्मल एक्सरसाइजेस के लिए। ध्यान रखिए जब भी आप निपल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इसको ओवर स्टिमुलेट नहीं करना है, ज़्यादा मिल्क निकालने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ आपको नॉर्मली निपल को बाहर खींचना है। एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं देना चाहती हूँ, एक्सेसिव निपल स्टिमुलेशन से कभी कभी समय से पहले डिलीवरी होने के भी चांसेस रहते हैं, इसीलिए वो जल्दी नहीं शुरू करना है, वो लेट ट्राइमेस्टर में भी करना है, और जैसे डॉक्टर गजल बोल रही है वैसे हल्के करना है। बहुत ही जेंटल मसाज होना चाहिए एंड निपल को सिर्फ हल्के से मॉइस्चराइज़र लगा करके निपल को रोलिंग एंड पुलिंग मेथड में, जिस तरीके से आप किसी वर्ती प्रिपेयर करते हैं, वर्ती प्रिपेयर करने के लिए हम जिस तरह रोलिंग एंड पुलिंग करते हैं, बस उसी तरीके का जेंटल मसाज करना है। हल्का सा ब्रेस्ट को स्टिमुलेट
स्टिमुलेशन करने के लिए सर्कल मसाज भी आप ब्रेस्ट टिश्यू को कर सकते हैं, एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। बट इसको ओवर स्टिमुलेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जेंटल मसाज एंड जेंटल निपल एक्सरसाइजेस रहनी चाहिए। उसके साथ ही हमें ये भी उनको बताना है कि हम जब बात लेते हैं तभी वो जो डक्स रहती है, निपल की डक्स जहाँ से मिल्क आने वाला है, उन्हें हमें क्लीन करना चाहिए। तो वो कैसे क्लीन करना है? बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि निप्पल थोड़ा सा ड्राई होने वाला है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका जो डार्क पिगमेंटेशन है, जैसे कि बहुत बार ब्लैकिश पिगमेंटेशन पाउडर जैसा वहाँ से निकलना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहती है। इसको आपको पर्टिकुलरली शावर के टाइम पे ज़बरदस्ती रब करके निकालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है, आप उसको मॉइस्ट रखिए और उसको टॉवल से डैम्प सिर्फ सिंपली पोंछ के लीजिए, बट रबिंग आपको नहीं करना है निप्पल पे किसी भी तरह का। प्लस आपको कभी भी ओवर स्टिमुलेशन नहीं करना है कि बहुत खींच के उसको बाहर निकाल रहे हैं। इससे, जैसे कि मैम ने बताया, जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जब इन्वर्टेड निपल रहती है, यानी कि निपल अंदर रहती है, तो फीडिंग देने में दिक्कत होती है? जी, ये बिल्कुल बहुत ही मिसकंसेप्शन है, एक गलत फहमी है लोगों के बीच कि निप्पल इन्वर्टेड रहने की वजह से या निप्पल नहीं रहने की वजह से या फ्लैट निप्पल रहने की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग में फेलियर आ सकता है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टाइम टू टाइम निप्पल एक्सरसाइजेस की जाए, टाइम टू टाइम बेबी को सही से ब्रेस्ट पे लगाया जाए, तो ऑटोमेटिकली निप्पल बाहर आके बन जाता है एंड डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो सकता है। प्लस अगर आपके लैक्टेशन कंसल्टेंट या आपके जो डॉक्टर्स हैं, वो बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग देखने के बाद यदि बताते हैं कि बेबी को सही से लैचिंग या अटैचमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए निप्पल शील्ड्स या निप्पल पुलर्स अवेलेबल रहते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हम निप्पल एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग का एक टेक्निक होता है जिसमें कि आप निप्पल को 2 फिंगर्स में पकड़ते हो और अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हो। ऐसा करने से आपका निप्पल ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि बाहर आता है। तो ये जेंटल एक्सरसाइजेस करने से आप आपके प्रेगनेंसी में ही आपके ब्रेस्ट को और निप्पल को प्रिपेयर कर सकते हैं एक सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गजल, थैंक यू। हमारे सारे दर्शकों को इतनी अच्छी विस्तृत तरीके से आपने बता दिया कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें हमारे स्तन को कैसे प्रिपेयर करना है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे ये गायनिक, इनफर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।